प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग SSC प्रीवियस ईयर का जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उसका दूसरा सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा उसको। अगर आप जितने भी SSC के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, जो भी आने वाले 2025 में एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चंस होने वाला है, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं सेट नंबर 2 SSC 2025 एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये है आपका पहला सवाल। ये देखिए, ट्राई कीजिए कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, हमको क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर में a क्यूब b क्यूब और c क्यूब का फॉर्मेट है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, और ये भी आप समझ पा रहे हैं कि a और b जो होगा वो प्लस में होगा, माइनस में नहीं हो सकता। क्योंकि क्यूब है ना, पावर 3 है, तो माइनस में अगर रहता तो फिर -8 होना चाहिए था। अगर सिर्फ 8 है, सिर्फ 27 है, तो 2 का पावर 3 होगा, 3 पर पावर 3 होगा, तभी तो 8 और 27 होगा, है ना। तो 2 और 3 दोनों का दोनों प्लस में होगा। एक चीज़ ज़रूर आप समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 पॉसिबल नहीं है, चूँकि 3 दोनों में माइनस में है, 3y। अब देखिए, ये जो क्या बोल सकते हैं आप 4 है, मतलब 64 जो है वो कहीं ना कहीं -4z का क्यूब है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे, -4z का क्यूब होगा तभी तो -64z क्यूब होगा। z माइनस में, x प्लस में, y प्लस में और z माइनस में। समझ रहे हैं? पूरा हम डिटेल इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पकड़ में आ रहा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc है। और नीचे में देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -ab माइनस bc माइनस c है, सो एंड सो है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 64 जो है वो माइनस में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल संख्या होगा वो भी माइनस में होगा। सारा का सारा प्लस भी संभव नहीं है, आंसर जब भी होगा तो तीसरा होगा। बाकी पूरा डिटेल करिए, पूरा फॉर्मूला लिखिए, आंसर तो वैसे भी आना है। ठीक है, चलिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का 2025 का पेपर था। ये देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या है और इस प्रकार से है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो अंक है वो 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, बात को समझिएगा। इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो अनुपात है वो कुछ ऐसा है, समझिए। देखिए, मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई दूसरा संख्या पॉसिबल नहीं है ना। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4:3:2, 2:3:4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। एक बार और आपसे बोला जा रहा है कि जो संख्याएं हैं वो 2, 3, 4 के अनुपात में है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो देखिए, 4 और 6 और 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? इसी अनुपात को लेते हुए अब क्या बोल रहा है कि संख्या और इसको उलटने पर जो बनता है संख्या, उसका जोड़ दिया हुआ है 13, 32। तो जोड़ लीजिए ना, इसको उलट लीजिए। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। अगर हम ऐड करते हैं तो 8 4 12 होगा, 6 6 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13। देखिए, हर तरह से सही सेट हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या जो नीचे बनी है उसके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। देखिए, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 5 ले लीजिए, 14 में से 8 गया तो ये 6 हो गया, है ना, कैरी जाएगा ना उधर। ये कितना हो गया सर? 5 हो गया।
15 में से 6 जाएगा 9 और 7 में से 4 जाएगा 3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 396। दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था, बस। ठीक है, रेशियो समझ करके 4, 6, 8 के हिसाब से हमने सवाल सॉल्व कर लिया। ये बनाइए, 2 उम्मीदवार के बीच में इलेक्शन है, चुनाव है। जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं यानी कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनमें से 20% ने अपना मत नहीं डाला। अगर हम लोग मान लें कि टोटल वोटर्स 100% हैं, तो क्वेश्चन के आधार पे 20% ने वोट नहीं डाला, यानी कि कितने प्रतिशत ने वोट डाला है, तो 80%। ठीक है, 40 मत जो है वो इनवैलिड घोषित किए गए हैं। 40 मत इनवैलिड हो गया। 80% में से 40 यदि माइनस किया जाए तो जो भी वोट बचेगा वो वैलिड है, और हार जीत का फैसला इसी पर होगा, इसी पर हार जीत का फैसला होना है। ठीक है, अब क्या है, जो विनर है उसको रजिस्टर्ड वोटर्स का 42% मिला है। जीतने वाला को कितना मिला है, टोटल का 42%। और देखिए 112 मतों से वो जीत गया है, यानी जो दूसरा कैंडिडेट है उसको इससे 112 वोट कम मिला होगा। अगर ये विनर है, अगला ये लूज़र है, तो 42% माइनस 112, और ये दोनों का जो सम है ना वो बराबर होगा किसके, इसके। चूँकि यही वो वैलिड वोट है जिस पर हार जीत का फैसला होगा। कुछ जीतने वाला को मिला, कुछ हारने वाला को मिला, बराबर में अगर हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल के बराबर होगा 80% माइनस 40 के। ठीक है जी, 42 और 42 हो गया 84, ये 80 अंदर आ जाएगा तो 4% बचेगा, माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, बराबर ये 112 उधर जा कर के घटेगा। तो क्या लग रहा है, 60, 72 बचेगा। 4% का वैल्यू 72 है। आपसे पूछा जा रहा है पंजीकृत मतदाता यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना सर, 4% का, जरा सा रुकेंगे, ऊपर में लिख रहे हैं 4% का वैल्यू 72 होगा ना। ये जब 80 अंदर आया है तो 84 में से 80 जाएगा तो 4% बचेगा। 4% का वैल्यू ये 112 उधर जाएगा तो फिर 72 हो जाएगा। तो 4% का वैल्यू यदि 72 है तो 100% कितना होगा, परसेंट से परसेंट काट लीजिए, ये कट जाएगा 18 बार में, 18 में 100 से गुना कर लीजिए। जो टोटल मतों की संख्या थी वो थी 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज के बहुत सारे सवाल ऐसे आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के। ये CHSL मेंस 2022 का पेपर है। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए कितना लंबा लग रहा है दिखने में, 1 + cot A + tan A sin A - cos A इंटू इतना का वैल्यू चाहिए। इस तरह का सवाल जब भी आपको दिखे ना तो एक अच्छा तरीका होगा कि हम उसे ट्रिपलेट की मदद से बनाएं। ट्रिपलेट मान लेते हैं कि ये एंगल आपका A है ना, जो एंगल सामने दिया हुआ है उसको हमने यहाँ माना, इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए, और हाइपोटेनस जो है आपका 5 हो जाएगा। 3, 4, 5 क्लियर है। जहाँ से एंगल बनता है A, जहाँ पर हम लोग माने हैं उसके सामने हमेशा P होता है, ये आपका बेस होगा और ये आपका H होगा। इतना क्लियर है। आइए सवाल पर आते हैं। 1 + cot A, 1 + cot क्या है फॉर्मूला, B/P। देख लीजिए ना, B/P यानी कि 4/3। tan A है, P/B हो जाएगा, यानी कि 3/4। ठीक है, चलिए ये हो गया sin A - cos A। साइन देख लीजिए P/H होगा, P/H है ना, या P/H कितना हो जाएगा 3/5, माइनस में cos हो जाएगा 4/5।
यही चीज़ आपको गुना में रखना है, 3/5 इंटू 4/5 बटा में साइन का क्यूब करिएगा तो 27 बटा में 125 माइनस 4 का क्यूब 64/125। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा एलसीएम ले रहे हैं, ये 12 हो गया, इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा आपका 16, 12 और 16 28, 28 और कितना हो जाएगा 3 3 9 37, 37/12 गुना में यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिए -1/5, 3 में से 4 जाएगा -1/5। इसको देख लीजिए, ये है 12/25, 12/25। यहाँ पर एलसीएम सेम है, तो जब आप भिन्न का घटाव लेंगे तो 64 में से 27 जाएगा। समझ पा रहे हैं? फिर से ये है 12/25 बटा में नीचे हो जाएगा, देख लीजिए 37/125। तो ये जो नीचे वाला डबल बट्टा है वो तो टर्न करके ऊपर जाएगा ना सर, तो ये हो जाएगा 125 बटा में -27, सॉरी। ठीक है, बस इतना सा चीज़ है। देखिए 12 से 12 जाएगा, 25 बचे, 125 से 125 कट जाएगा, 37 से 37 कट जाएगा, है ना। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा आपका? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जब भी ऐसा सवाल दिखे तो मैक्सिमम प्रयास करिए ट्रिपलेट की मदद से बनाने के लिए, सवाल थोड़ा इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर पेचीदा होने का डर है। ठीक है, CL 2020 का ये सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। 2 पुरुष और 7 महिला जो है ना मिलकर के काम को 28 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर के काम को 28 दिनों में करती है। आगे लाइन में देखिए कि 6 पुरुष प्लस में 16 महिलाएं जो है वो उसी काम को 11 दिनों में करती हैं। अब देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, पुरुष और महिला का रेशियो निकालना होता हम लोगों को। ठीक है, देखिए 28 दूना 56 पुरुष होगा और 11 छक 66 पुरुष होगा। 56 में से अगर उसको अंदर ला के घटा दिया जाए तो 10 पुरुष बचेगा, माइनस में, माइनस को इग्नोर करते हैं। 11 में 16 से गुना करेंगे 176, 28 में 7 से गुना करेंगे 196, डिफरेंस हो जाएगा 20 का। तो 10 पुरुष बराबर 20 महिला, इतना कन्फर्म है। यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात अगर आप निकालते हैं तो 2:1 होगा। पुरुष 2 का, महिला 1 का। किसी वाले स्टेटमेंट में बना लीजिए, क्या दिक्कत है? पुरुष के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, महिला के जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 7 एकम 7, 4 और 7 जब 11 काम होता है तो 28 दिन लगता है। हमारा सवाल है 7 पुरुष, 7 पुरुष, पुरुष कितना काम करता है? 2 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 7 दूनी 14 से ये जाएगा 2 बार में, x बराबर हो गया 22 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। बस इतना सा रेशियो निकाल करके डायरेक्ट इस वाले स्टेटमेंट में या इस वाले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? ये सवाल देखिए, त्रिभुज ABC की जो भुजाएं हैं वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। AB को एक्सटेंड करने पर ये P पर स्पर्श करता है किसी वृत्त को, और AC को विस्तारित करने पर ये उसी वृत्त को Q पर स्पर्श करता है। कुछ फिगर समझ में आया? एक बार फिर से इस तरीके से है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है ट्रायंगल ABC, AB को जब हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं, AB को जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो एक सर्कल को P पर स्पर्श करता है। कुछ इस तरीके से आप मान लीजिए सर्कल है, कुछ ऐसा। क्लियर है? AB को आगे बढ़ाएंगे तो P पर और AC को आगे बढ़ाएंगे तो Q पर स्पर्श करता है। क्लियर? बाकी साइड दिया हुआ है, एक 5 है, एक 6 है और एक 7 सेंटीमीटर है। अब फिगर देख लीजिए अच्छे से। जब भी आपको इस तरह का कंडीशन दिखे, इस तरह का फिगर दिखे, आपसे चाहे AQ मांगे या फिर AP मांगे, क्योंकि दोनों का दोनों टेंजेंट है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, AP या AQ निकालने के लिए आप क्या करते हैं,
तो जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के परिमाप का ये हाफ होता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है। चाहे ए क्यू निकालना हो या ए पी निकालना हो, क्या करेंगे, जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप और उसको आधा कर दीजिए। ठीक है, इसी सवाल पे, इसी आधार पे देख लीजिए 5 और 6, 11 और 7, 18 का आधा कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर निकल जाएगा किसका वैल्यू, ए क्यू का। अगर आपसे ए पी भी पूछता ना फिर भी सेम रहता। देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा सवाल था, CGL प्री का पूछा हुआ है, तो बहुत चांसेस है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाए आपको। ये देखिए, एक पिरामिड का जो बेस है वो 10 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, आधार, और पिरामिड का हाइट जो है वो 40√3 मीटर है। हमें पूछा जा रहा है आयतन। क्लियर है? देखिए पिरामिड जो है वो उसका बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसका टॉप है ना वो एक पॉइंट पे जा कर के ऐसे मिल जाता है। यहाँ से भी जाएगा, 3D फिगर होता है ना पिरामिड, ऐसे करके बेस से जो रेखाएं जाएंगी वो सारा जा कर के एक पॉइंट पे मिल जाएगा, वो पिरामिड है। प्रिज्म में क्या है ना कि उसका बॉटम और उसका टॉप दोनों सेम साइज का होगा, लेकिन पिरामिड में बॉटम कुछ और होगा लेकिन टॉप जा कर के वो एक पॉइंट पे मिल जाएगा, बिल्कुल शंकु के जैसा, है ना। अब सीधा सा बात ये समझिएगा कि जो पिरामिड है वो बिल्कुल शंकु के जैसा रिएक्ट करता है, शंकु के जैसा बिहेव करेगा। आप हमको बताइए शंकु का आयतन कितना होता है। शंकु का आयतन आपको याद है 1/3 πr²h। ठीक है, ये है हमारा, देखिए कोण यानी कि शंकु। 1/3 इंटू, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये πr² जो है वो उसके बेस का क्षेत्रफल है सर, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², है ना। ये क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल। ये जो है πr² वो आधार का क्षेत्रफल होगा और गुना में h यानी कि ऊंचाई होगा, बस। तो सेम इसी तरीके से शंकु के जैसा हमें पिरामिड को ढाल के बना देना है, एकदम सवाल बनेगा और आसानी से बनेगा। देखिए 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुना में h, पिरामिड का आयतन है ये। 1/3 गुने आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, भुजा कितना है 10 है, तो आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड इंटू साइड, गुना में क्या हो गया h बोले तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 40√3। क्या आप इतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे? देखिए √3 में √3 से गुना होगा, √3 में √3 गुना हो करके हो जाएगा 3, तो 3 से 3 काट लीजिए, 4 से 40 काट लेंगे 10 बार में, 10 गुने 10 गुने 10, ये हो गया आपका 1000 घन मीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये आपका आंसर है। बहुत आसानी से आंसर आ गया 1000 घन मीटर। 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। जरूरी नहीं है कि आधार हर बार समबाहु त्रिभुज हो सकता है रेक्टेंगल आ जाए, हो सकता है स्क्वायर आ जाए, जैसा बोलेगा उसका क्षेत्रफल में हाइट से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा पिरामिड का आयतन। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर है, कॉस प्लस सेक का स्क्वायर है, इधर में k प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए चाहे तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा ना। ठीक है, चलिए देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab साइन इंटू कॉसेक कितना होता है 1 और 2 एकम 2। क्लियर है? प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा
और प्लस में इसमें भी 2ab होगा, तो फिर कॉस इंटू सेक 1 हो जाता है, प्लस में 2। क्लियर है? चलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस, देखिए कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या कॉसेक स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बस ये दो तो हम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 और 4 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये k का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 7, यानी k का मान कितना होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा पुराना है लेकिन है सवाल बढ़िया, मेंस 2019 का पूछा हुआ सवाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, सोचिए कैसे बना सकते हैं। वीडियो को रोकिए और बनाने का प्रयास करें। कुछ आ रहा है? देखिए, इतना प्लस इतना सब का वैल्यू 0 दिया हुआ है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इतना बराबर भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा? बिल्कुल। a प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, ये स्क्वायर बराबर कि उधर जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि a प्लस बी का वैल्यू 2 होने वाला है। यहाँ से देखिए b प्लस सी का वैल्यू 5 होने वाला है और c प्लस a का वैल्यू भी 5 होगा। क्लियर है? अगर हम ऐड कर दें तीनों को तो आप ध्यान से देखेंगे कि 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 5 5 10 और 2 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 6 है और a और b यदि 2 है, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि c का वैल्यू 4 होगा? बिल्कुल होगा। b और c मिलकर के है 6 और b और c मिलकर के है 5 और तीनों का वैल्यू है 6, तो क्या हम बोल सकते हैं कि a का मान 1 होगा? तभी तो 5 और 1 6 होगा। c प्लस a 5 है और तीनों मिलकर के 6 है, तो यहाँ बोला जा सकता है कि b का मान 1 होगा। a b c आप निकाल चुके। अब हम लोग डाल देते हैं जो हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट है। देखिए, रूट अंडर b प्लस सी पर पावर a, b प्लस सी यानी 5, उस पर पावर है 1, ठीक है, प्लस c प्लस a यानी 4 और 1 5, उस पर पावर b का मतलब कितना 1, माइनस में 1, बस 5 पर पावर 1 यानी कि 5, फिर 5 पर पावर 1 यानी 5, 5 और 5 10 में से 1 गया 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया? ठीक है, बस समझ में आया? अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये मेंस 2018 का पेपर है, इसका वैल्यू जो है वो किसके सबसे नज़दीक में होगा, ये हमें निकालना है। चलिए समझने का कोशिश करते हैं, बनेगा ही बनेगा। रूट अंडर 28 प्लस 10 रूट 3 है। देखिए, ये आप चीज़ को समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में होता है। दूसरा बात ये भी आप समझ लीजिए इसमें कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होगा और ये जो आप देख रहे हैं वो 2 इंटू ए इंटू बी।
जिसमें से ये 10√3 है, 2 तो ऑलरेडी कन्फर्म है कि 2 होना ही होना है, यानी कि 2 संख्याएं हैं जिसको गुना करने के बाद कितना लाना चाहिए, 5√3। तभी तो देख लीजिए 2ab 2 5 10, 10 में √3 से गुना कर देंगे 10√3 हो जाएगा। a² + b², 5 5 25 और 3 28 हो जाएगा। दोनों तरह से वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका वैल्यू कुछ नहीं a + b का होल स्क्वायर, यानी कि आप √3 पहले भी कर सकते हैं, √3 + 5 का स्क्वायर है और कुछ ऐसा है ये। a + b का होल स्क्वायर करेंगे आप इतना ही वैल्यू आएगा, पता चला रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। इसको सीधा सीधा लिख लीजिए √3 + 5, ठीक है। इसी तरह से कुछ इसको देखिए, यहाँ पे 7 - 4√3 रूट में है, ये जो है ना वो 2 + √3 का स्क्वायर होता है। ये 2 + √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा इतना, माफ़ कीजिएगा बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको भी उल्टा कर देता है, 5 पहले लिखते हैं, 5 + √3 स्क्वायर है और रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना रख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब हमारा सवाल रह गया 28 + 10√3 यानी 5 + √3, ठीक है, माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं 2 - √3, 5 + √3 - 2 + √3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। बोलिए क्या किया जा सकता है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + √3 और √3 हो गया 2√3, 3 + 2√3, 3 प्लस, देखिए √3 का वैल्यू अगर हम 1.73 रखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इतना हो जाएगा, देखिए इतना। क्लियर है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 6.46 के आसपास है, 6.46 किसके नज़दीक जाएगा, इसके नज़दीक जाएगा, 6.5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज़ पे आपको काम करना है कि आखिर ये 5 + √3 आया तो कहाँ से आया। इस तरीके के सवाल देखिए बहुत पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं एग्जामिनेशन में। क्लियर। चलिए ये देखिए बनाइए, कैसे करेंगे। किसी बर्तन में 40 लीटर टोटल दूध रखा हुआ है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला गया और वापस उसके जगह पे पानी मिला दिया गया, 4 लीटर ही, और ये प्रोसेस 2 बार और यानी टोटल 3 बार रिपीट हुआ है सर। बर्तन में अब कितना दूध है, ठीक है। देखिए आप ऐसा कर लीजिए, टोटल कितना लीटर है, 40, ठीक है, 40 है, जिसमें से निकाला कितना गया, समझ रहे हैं, 40 में से कितना निकाला गया, 4 निकाल लिया गया तो कितना बचा, 36, टोटल कितना रहेगा 40। इस पर पावर 3 दे दीजिए, आराम से सवाल को आप कर पाएंगे। एक बार और सॉरी, सॉरी 40 लीटर टोटल दूध है, ठीक है, 40 लीटर है, 4 लीटर निकाला गया तो कितना बचेगा, 36 लीटर दूध बचेगा, टोटल मात्रा 40। उस पर पावर हम डालेंगे 3, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस टोटल 3 बार हुआ है, एक बार रिपीट करने के बाद 2 बार और। क्लियर है, ओके। 40 गुने, काटिए इसको, 4 से 9 बार में और 4 से 10 बार में, है ना, तो ये हो गया 40 × 9 का क्यूब हो जाएगा 729, बटा में 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 1 0 से 1 0 जाएगा। 729 में अगर आप 4 से गुना करते हैं, 7 28 29, ये हो जाएगा 29 16, 2 अंक के बाद पॉइंट है यहाँ डाल दीजिए, ये हो गया आपका
29.16 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। बस इतने अच्छे सवाल जो कि मेंस में पूछा गया है, बस 1-2 लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो टोटल शुरू में 40 लीटर दूध था, अब वो घटते घटते बच गया है 29.16 लीटर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये सवाल देखिए, एक फॉर्म है मुर्गी का जिसमें 120 मुर्गी है। फॉर्म में 140 मुर्गी यदि और लाया जाए तो पूरा जो खर्च है ना वो बढ़ जाता है 4050 रुपये, लेकिन प्रति मुर्गी का जो औसत खर्च है वो 3 रुपये कम हो जाता है। हमसे पूछा जा रहा है मुर्गी का जो शुरू में खर्च था वो कितना था। ठीक है, देखिए ऐसा करिए ना कि मान लेते हैं कि जो मुर्गी फार्म का जो ओरिजिनल खर्च था, औसत खर्च यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे औसत खर्च जो है वो हम लोग इसको मानेंगे 100 रुपये। ठीक है, चलो बहुत बड़ा नहीं जाने वाला है ये, एक्स मानने से ऐसा नहीं है। टोटल 120 मुर्गी है, यानी कि जो टोटल खर्च है वो क्या हो जाएगा 120 रुपये। कन्फर्म? बिल्कुल 120 रुपये, 120x प्लस क्यों? क्योंकि 4050 खर्च और बढ़ जाता है। डिवाइड कर रहे हैं आप, पहले से कितनी मुर्गियाँ थी 120, 140 और आ गई, कितनी हो गई टोटल 260। जो टोटल खर्च में जब हम टोटल मुर्गियों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एवरेज। और एवरेज जो x था ना सर वो 3 रुपया कम गया, x - 3 हो गया। बस चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 260x - 780 बराबर हो गया 120 प्लस 4050। क्लियर है इतना? ये जो 120 है वो बराबर के अंदर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको हम हटा रहे हैं। अगर ये 120 अंदर आ जाएगा तो कितना बचेगा? तो 140x है ना, बराबर ये माइनस वाला बराबर के उधर डाल दीजिए। 40 और 7 47 48 30, ये हो गया 1 0 से 1 0 काट लीजिए, x बराबर हो गया इतना बटे में 14। ठीक है, देखिए 7 से कटेगा 2 बार में, 6 42, कितना बचा 6, ऊपर से उतरेगा 3, 7 63। ये 69/2 जो आप देख रहे हैं वो x का वैल्यू है। हमसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल खर्च कितना था मुर्गी का, तो आप बताइए ओरिजिनल खर्च कितना माने थे? 120 गुना में x यानी 69/2। कै बार में कटेगा ये? 60 बार में। गुना कर रहे हैं 0, 6 9 54 के 4, हाथ में बच गया 5, 6 6 36 और 5 41। 4140 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? एवरेज का अच्छा सवाल था, ये जीडी का पूछा हुआ है 2024 के पेपर का। इतना आराम से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन जब फास्ट रहेगा ना तो फिर बहुत जल्दी सवाल तक आप पहुँचेंगे। ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा समझिए इसमें। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक स्टेशन है A, एक स्टेशन है B। ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ पहुँचती है, दूसरी ट्रेन यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचती है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं पर तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी ना। एक ट्रेन A से B की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन B से A की ओर आ रही है, तो दोनों रास्ते में कहीं पर मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी, ये हमारा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक बार आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है ऐसे सवालों के लिए वो है x - t × y बटे में x + y। ठीक है, एकदम आराम से बनेगा ये सवाल। x - t × y बटा x + y। देखिए x क्या है ना, x क्या है तो वो रहेगा पहले रेल का समय, पहले रेल का समय। y जो है वो क्या रहेगा,
तो वो रहेगा दूसरे रेल का समय। क्लियर। टी जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो सर समय का अंतर। क्या होगा वो, समय का अंतर। क्लियर है। देखिए पहला वाला रेल जो है, यहीं पे लिख लेंगे वैल्यू को, यहीं पे लिख लेंगे। पहला वाला रेल जो है वो 6:20 में निकलती है सुबह में, और उसी दिन स्टेशन एन पर पहुंचती है 3:20 पर। एम से निकल के एन तक पहुंचना है। देखिए 6:20 3:20, 6 और 6 कितना हो गया, 12 और 3, यानी 6 और 3, x का मान कितना हो गया, 9 घंटा। पहले रेल द्वारा लिया गया समय 9 घंटा। दूसरा रेल जो है वो 8:20 पर निकलती है और 2:20 पर पहुंच जाती है। 8 4 12 और 2 4 2 6 घंटा। तो y का वैल्यू हो गया 6 घंटा, और t जो होता है वो दोनों के खुलने का अंतर। नहीं समझ में आया सर। जैसे एक ट्रेन खुली है 6 बजे और दूसरी ट्रेन खुली है 8:20 में, तो दोनों में डिफरेंस कितने का जाएगा, तो वो जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, बस इतना सा सवाल है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे डालिए आप, x माइनस टी, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो गया 7। y का वैल्यू कितना है 6, बटा में क्या है x प्लस वाई, 9 और 6 15, 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, तो ये हो गया 7 दूना में 14/5 घंटा। पूर्णांक में करिए इसको, 5 दूना 10 और 4 14। क्लियर है। ये जो आवर आप देख रहे हैं इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया 12 बार में, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 2 घंटा 12 चौक 48 मिनट। 2 घंटा 48 मिनट टाइम लगेगा, और ये जो टाइम है वो हमको ऐड करना है जो ट्रेन सबसे लास्ट में खुली है। समझ रहे हैं, एक खुली थी एम से और एन पर पहुंचती है 3:20 में, और दूसरा रेल एन से खुलती है और एम पर पहुंचती है। तो दूसरी ट्रेन कितने बजे खुली थी, 8:20। उस 8:20 में हमको 2 घंटा 48 मिनट क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 8:20 में 2 घंटा 48 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 2 10, एक इधर आ जाएगा 11 घंटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। जो हमारा दोनों ट्रेन है वो इतना बजे मिलेगा, 11:08 बजे AM। कहीं पर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अब इन सब चीज़ों पे मत जाइए, इतना बड़ा बड़ा तो समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ना, फिर आप कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ ये हमारा वैल्यू फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। और जो भी आंसर आएगा वो सबसे लास्ट वाले टाइम में ऐड कर देना है आपको, 8:20 में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। देखिए बहुत सुंदर सुंदर सवाल है। RPF कांस्टेबल 2025 का पूछा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे एक टंकी जो पाइप है वो टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, लेकिन एक लीकेज होने के कारण इतना घंटा लगता है। ठीक है, क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिसाव पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप सवाल को एक बार देख लीजिए बढ़िया से। टंकी भरता है 6 घंटा में, लीकेज होने के कारण इतना टाइम में, अकेला लीकेज टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो हमारा नियम है ऊपर में गुना करने का, 7 × 5 = 35 और 1 36/5 गुना में 6, और नीचे में दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस किया जाता है। 36/5 में से जब आप 6 माइनस करिएगा तो ये बचेगा 6/5। ठीक है, 5 से 5 जाएगा, 6 से 6 जाएगा। कितना टाइम लगने वाला है, 36 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए, कोई ऐसा स्पेशल नहीं था सवाल में। क्लियर, ऊपर में गुना नीचे में माइनस। ये सवाल देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 50 वृत्त जो हैं वो एक सीधी रेखा में खड़े हैं, है ना।
50 वृक्ष जो हैं वो एक सीधी रेखा में खड़े हैं और इस तरह से खड़े हैं कि कोई भी दो लगातार पेड़ के बीच में दूरी बराबर है। एक कार को 13वें से 34वें वृक्ष तक जाने में 18 सेकंड का समय लगता है। पहले से अंतिम वृक्ष तक जाने में कितना समय लगेगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पेड़ नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, एक और ले लीजिए समझने के लिए 17 है। ठीक है, 13 से 17, यहाँ पर है कोई आदमी, यहाँ से यहाँ तक जाना है, 13 से 17 तक जाना है, तो आपको कितना पेड़ लगा? 13 से 17 जाने में 13 4 17 नहीं, 13 से 17 तक जाने में आपको कितना टाइम लगा? 4। गैपिंग आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। पास समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? 13 से 17 संख्या का अंतर है 4, तो जो नंबर ऑफ गैपिंग है वो भी कितना है? 4 ही है ना। 13 से लेकर के 17 तक जाना होगा तो कितना गैपिंग लगेगा उसको? 4 गैपिंग बराबर बराबर। फिर से अगर हमको 15 नंबर के पेड़ से 22 नंबर के पेड़ तक जाना है तो 15 और 7 22, हमको कितना अंतराल गैपिंग कवर करना पड़ेगा? 7। क्लियर है। लेकिन अगर हम पहला से पूछें, देखिए ये 1 नंबर पेड़ है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। 1 से 4 गए हैं तो कितना पेड़ हो गया? 4 पेड़ हो गया। लेकिन गैपिंग देखिए कितना है? 3 का ही है। ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको समझना होगा। और डायरेक्ट आते हैं अब सवाल पे। देखिए 13 से 34, डायरेक्ट 13वां से 34वां है, कितने का अंतर है? 21 का। बराबर बराबर का कितने का गैपिंग है? 21 का गैपिंग है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 21 गैपिंग को कवर करने में, बराबर बराबर डिस्टेंस को कवर करने में 18 सेकंड का समय लगा है। तो पहले वृक्ष से 50वां जाना है, शुरू से 50, नंबर ऑफ गैपिंग कितना होगा? 1 कम, यानी कि 49। इसको कवर करने में कितना समय लगेगा? बस 7 से 3 बार में, 7 से 7 बार में, 3 से 6 बार में, 6 7, बस 42 सेकंड हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इतना छोटा छोटा सवाल है, इससे छोटा क्या ही कर सकते हैं आप। क्लियर। तरीका देखिए, सीखने का प्रयास करिए, सोचने का प्रयास करिए, किस तरीके से हम, है ना, सोचा जाता है, हम हो या फिर कोई और भी टीचर, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो छोटा रखना बहुत ज़रूरी है। आइए ये सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज कितना होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। सीधा सीधा ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट रखेंगे। n के जगह पर कितना जाएगा? तो 10 जाएगा। तो ये हो गया 10 गुना में 1, n+1 है ना, तो ये हो गया 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटा में 6। 3 से 2 बार में जाएगा और 3 से 7 बार में जाएगा। 77 का आधा कितना होता है आप बताइए? 38.5 होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, तुरंत बना पाएंगे आप। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको फॉर्मूला बेस्ड लग रहा होगा, इसमें भी फॉर्मूला है। एक रेखा का समीकरण हमसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो -5 है। ठीक है, ये -5 है, यहाँ पे छूट गया है, -5 होगा। फॉर्मूला क्या है? x बटा में a प्लस y बटा b बराबर 1। a और b क्या रहता है? इंटरसेप्ट 3 और -5। x बटा 3 प्लस y बटा -5 बराबर में कितना होगा? 1 होगा। क्या हम ये जो माइनस यहाँ लिख रहे हैं इसको ऊपर में डाल सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये हो गया माइनस, ऐसा कुछ।
चलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। एलसीएम हो गया 15, इधर से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इधर से गुना कर देंगे तो 3y बराबर 1, यानी फाइनल आंसर है 5x माइनस 3y बराबर 15। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा देख लीजिए, 5x माइनस 3y बराबर 15। ठीक है, ये फॉर्मूला है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा वैसे स्थिति में। ये -5 था, इसको -5 आप समझेंगे। क्लियर है बॉस? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आजकल इंट्रोड्यूस किया जाने लगा है धीरे धीरे, तो जैसे जैसे संभव होगा हम लोग पढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। बिंदु A जो है वो BC को 1 और 3 के अनुपात में डिवाइड करता है। देखिए ये B है और ये C है, यहाँ पर बिंदु A है 1:3 के अनुपात में काटता है, उसको इंटरसेक्ट करता है। B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -4 और C का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है 0, 6। आपसे पूछा जा रहा है इस x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बताइए क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं? सीधा सीधा तो फार्मूला है, सारा का सारा सवाल मोस्टली फार्मूले पे डाला हुआ है आज का। क्या हो जाएगा? सो देखिए फार्मूला लिख रहे हैं m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ रहे हैं ना? ये सीधा सीधा a का कोऑर्डिनेट निकलेगा, यहाँ से कॉमा जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है बस। ये m1 होगा और ये m2 होगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए रख देते हैं जल्दी से। m1 के जगह पर कितना रखेंगे आप? तो सर 1, x2 के जगह पर कितना जाएगा? तो 0, प्लस में m2 के जगह पर कितना रखेंगे? 3, और x1 के जगह पर कितना रहेगा? 4, बटा में m1 प्लस m2, 3 और 1 4। क्लियर है? आगे आते हैं m1 के जगह पर 1 इंटू y2 कितना? 3 है ना, y2 3 नहीं होगा, माई मिस्टेक, y2 ये 6। उसके बाद है प्लस m2 कितना होगा? 3 और y1 तो यहाँ हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4। देखिए ये तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा? 3 होगा, है ना। आप यहाँ से भी चाहते तो आंसर लगा सकते थे। जब पहला कोऑर्डिनेट हमारा 3 आ रहा है, x का कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, तो y का वैल्यू तो आएगा। एक ही ऑप्शन में है जो 3 से शुरू हो रहा, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं हम। देखिए 6 एकम 6 प्लस माइनस 4 तिया 12, 6 -12 -6 बटा में 4, 2 से 3 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, तो ये आंसर हो गया 3 का आधा कितना होता है? 1.5। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ रसवद में कोऑर्डिनेट भी आप सीखने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। ये सवाल देखिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, a² b² c² भी दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्लियर है? आपके पास 2 तरीके हैं इसको करने का। अगर ऐसा हो तो ज़रूर आप सोचने का प्रयास करें 2 सेकंड 3 सेकंड कि क्या कोई वैल्यू ऐसा पॉसिबल है। अगर वैल्यू से सेटिस्फाई कर गया तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर तो फॉर्मूला आपको लगाना ही होगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, 3 2 5 1 6, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 4 13 और 1 14। ठीक तो लग रहा है? एक बार देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। मान लीजिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं। 3 2 5 और 1 6 हो गया। अगला लाइन में है a² प्लस b², सबका स्क्वायर कर लीजिए ना। a² यानी 1, b² यानी 4, c² यानी 9 4 13 और 1 14। देखिए बहुत बढ़िया हो गया, दोनों तरह से हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है।
हमसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, बताइए। कितना आसान हो गया सवाल। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। आगे है प्लस b माइनस सी का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, प्लस में c माइनस ए, c माइनस ए, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1, प्लस में 1 और प्लस में 2 2 4, ठीक है। तो टोटल जो आंसर हमारा आएगा सारा ऐड होने के बाद 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आप आराम से कर सकते हैं ऑप्शन ये वैल्यू रख करके। क्लियर। बाकी किसी और क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू नहीं अप्लाई हो सका तो उसको फॉर्मूले पे करके हम आपको बता देंगे। सीखते रहिए, धीरे धीरे सीखना है ना, बस। चलिए, अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के 2 शून्यक हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दिया हुआ है। तो के का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको पहले के वीडियोस में भी हमने आपको बताया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। क्लियर है। -b/a यानी -4 में k, ठीक है, स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a यानी कि 4/k। क्लियर है। चलिए, हो गया। फिर और क्या, तो इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। क्या कर सकते हैं वो सोचिए थोड़ा, क्या किया जा सकता है। ये हो जाएगा, देखिए 16 k स्क्वायर -4 दूनी 8 k बराबर 24, है ना। 16 8 k स्क्वायर। ऐसा करते हैं कि ऊपर में 8 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर में 8 कॉमन कर लीजिए। अगर 8 कॉमन करते हैं, 8 कॉमन करते हैं तो 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा, 8 3 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। जोड़ घटाओ जो कहिए, के स्क्वायर और के का एलसीएम हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है बॉस। इधर हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर में के से भागा देंगे के, माइनस के और बराबर में 3, यानी कि क्रॉस किया जाए तो 3k स्क्वायर बराबर 2 माइनस के, फिर के स्क्वायर बराबर 2 माइनस के। उसको अंदर लाएंगे तो माइनस में प्लस में और 2 जो है वो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। क्या आप इसके बाद सॉल्व कर पाएंगे इस इक्वेशन को? हमारा सवाल अब सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गया है। हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब सवाल देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ। क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे आपको तो क्या करना होता है कि 2, जैसे 3 दूना में 6, है ना। हमको 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल कितना आएगा? 6 आएगा माइनस में, और उनका अंतर कितना आना चाहिए? 1। तो आप कहेंगे सर 1 रख लेते हैं 3 और 1 रख लेते हैं -2। 3 में 2 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा और 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करना है कि जो के स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी। 3 में यहाँ से भी भाग पड़ेगा 2 और 3 में यहाँ से भी भाग पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है साइन बदल देने का, ठीक है। ये तो ऐसे भी कट ही जाएगा ना एक बार में, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला वैल्यू हो जाएगा प्लस में। तो ये है हमारा वैल्यू किसका? के का, -1 और 2/3। -1 तो कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, पॉजिटिव वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक है। फार्मूला का यूज़ किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गया, क्वाड्रेटिक उसको सॉल्व कर लेंगे फिर, ठीक है।
चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, बोला जा रहा है कि PQRS जो है एक वर्ग है, ठीक है। इसका साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है सर। इस तरीके से 20 सेंटीमीटर PQR और S यह स्क्वायर है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इस वाले वर्टेक्स को यहाँ मिला दीजिए, इस वाले वर्टेक्स को यहाँ मिला दीजिए, है ना। चारों त्रिभुजों का परिमाप का योग बताना है। देखिए, अगर ये साइड इसका 20 है, ये वाला भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। थोड़ा आराम से समझिएगा। अगर ये 20 है ना, जो ब्लैक से आप देख पा रहे हो, अगर ये वाला 20 है और ये वाला भी 20 है, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि ये 20√2 होगा। जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, वो कितना हो जाएगा 20√2, जिसमें से आधा आधा कर लीजिए, ये हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा 10√2, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले में भी आप देखेंगे, इस वाले में भी ब्लैक से ही देख लीजिए, ये और ये सेम चीज़ है बिल्कुल। ये PR जो है वो डायगोनल हो जाएगा 20√3, तो ये हो जाएगा 10√3 और ये भी हो जाएगा 10√3। समझ गए। हमारा सवाल है चारों ट्राइंगल का टोटल परिमाप का सम बताना है। देखिए, बात को समझिएगा। ये कितना हो गया 20, ये कितना है 10√2, ये कितना है 10√2, है ना। 20 प्लस 10√2 एक त्रिभुज का है, समझ रहे हैं। फिर देखिए, जब इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर ये 10 और ये 10, कितना हो जाएगा। थोड़ा सा जी यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक किया है लिखने में। 20 10√2 10√2 कितना हो जाएगा 20 प्लस 20√2। उसी तरीके से 20 फिर 10 फिर 10। समझ में बात आ रही है ना। जो इसका परिमाप है वही तो इसका होगा, वही तो इसका होगा, वही तो इसका होगा, चारों का होगा। तो एक ही बार आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 चको 80 प्लस 80√2 हमारा सेंटीमीटर में आंसर होगा। चारों त्रिभुजों के परिमाप का सम, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, माफ कीजिएगा, किसी कर्ज को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। 2 इंस्टॉलमेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। डायरेक्ट रेट से शुरू किया जाता है ना। 10% रेट है, कहाँ पर लिखिएगा 10% यानी 1/10। 10 रुपया में 1 रुपया का ब्याज हो जाएगा, 10 वाला 11 होगा, 10 वाला 11 होगा। ये तरीका है बनाने का। बाकी इंस्टॉलमेंट वाले सवाल में ये पहले साल का इंस्टॉलमेंट है तो पावर 1 दिया जाएगा, दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट है तो पावर 2 दिया जाएगा, 10 वाला 11 रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 100 वाला 121। चाहे वो SI हो या CI हो, इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। एक 11 का इंस्टॉलमेंट है तो दूसरा 121 का इंस्टॉलमेंट है, ऐसा नहीं होता है, बराबर करना पड़ेगा आपको। तो इसमें गुना कर लीजिए 11 से, इसमें 1 से करिए या मत करिए, क्या दिक्कत है। 11 में 10 से गुना करेंगे 110, 11 में 11 से गुना करेंगे 121। ठीक है, 1 से गुना करिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 100 वाला 121, यानी ये हो गया 210 और ये हो गया आपका 242। 210 रुपया क्या है मूलधन, 242 क्या है मिश्रधन, 32 रुपया क्या है ब्याज और 121 क्या है एक इंस्टॉलमेंट, है ना। एक इंस्टॉलमेंट कितना 5808, साफ लिखा हुआ है देखिए, प्रत्येक किस्त
तो हम कहेंगे कि सर एक इंस्टॉलमेंट 121 है, 121 का वैल्यू 5808 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल ब्याज ज्ञात करें। ब्याज कितने का है? 32 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, चलिए तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तभी तो आंसर ला पाएंगे हम लोग। कितना से लगाया जा सकता है? 121 में 4 से लगाते हैं ना, तो ये हो जाएगा 484। 4 से लगाते हैं 484, कितना बचेगा? ये 16 और 80, ये हो गया 96, ऊपर से उतरेगा 8, 968। हाँ तो 8 बार में तो लग ही जाएगा फिर। ठीक है, चलिए हो गया। अब फाइनली हमारा इलाज है 48 गुने 32 करने का। आप ऐसे भी समझ पा रहे हैं, 8 में 2 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट 8 गुना 16 होगा, इकाई अंक 6 होगा। इसके अलावा किसी में है ही नहीं। बाकी आप गुना करना चाहें तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 48 का डबल हो जाएगा 96, और 48 में 3 से गुना करेंगे 144। 6 9 4 13, ये क्या कर रहे हैं? 48 में 32 से थोड़ी ना गुना हो। हाँ ठीक है, माफ़ कीजिएगा। 48 में 32 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 9 4 13, 14 और 1 1536। वो तो आ ही रहा है 1536, वैसे भी था। 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का सवाल आप बात को समझिए। पहला क्या है? रेट से शुरू करते हैं। 10 वाला 11, 10 वाला 11, 2 बार, चूँकि 2 इंस्टॉलमेंट था। 10 वाला 11 हो गया, 100 वाला 121 हो गया। इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है, इसलिए इसमें 11 से गुना किए, इसमें नहीं किए। ठीक है, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। 210 मूलधन है, 242 मिश्रधन है, 32 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी का वैल्यू चाहिए था आपसे, और 121 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट है। 121 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो ब्याज आपसे पूछा जा रहा था 32 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा। बहुत अच्छा सवाल है, CHSL 2023 का पूछा हुआ। 16 कलम का एक पैकेट खरीदा है, जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिला है। क्लियर? 16 का हम दाम देंगे, हमको 4 कलम फ्री मिलेगा, यानी 20 को हो जाएगा मेरे पास। बात को समझिएगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि एक कलम का दाम 1 रुपया है। हाँ जी, एक कलम का दाम 1 रुपया है। तो हमने दुकानदार को पैसे कितने दिए? 16 रुपये, लेकिन हमें 4 कलम एक्स्ट्रा मिला, यानी हमें कितने मूल्य का कलम मिल गया? 20 रुपये का। 1 रुपये का 4 एक्स्ट्रा। अब वो क्या करता है कि 20% अधिक अंकित करता है। 20 रुपये के सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, तो कितना रुपया अंकित करेगा? 24 रुपया। सामान में खर्चा उसका पड़ा है 16 रुपया। 16 रुपया के जगह पे उसको 20 रुपया का सामान मिला, और वो खुद 20 से बढ़ा करके उसको 24 रुपया कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कोई छूट नहीं दे, तो नहीं देगा तो 24 में बेचेगा। 16 का सामान कितना में बेचेगा? 24 में। छूट गुना में 100 बटा में 16। सीधा सीधा समझ लीजिए कि 8 जो है वो 16 का कितना प्रतिशत है? तो 50% है ना सर। 2 बार में इधर कटेगा, 50 बार में उधर चला गया, बस 50 गुना 100 हो गया। समझ रहे हैं कितना अच्छा तरह से सवाल को बनाया गया है। चलिए, और क्वेश्चन है क्या? चलिए एक सवाल और है। अनिल और बीना ये दोनों मित्र हैं। ठीक है, अनिल और बीना मित्र हैं, और उनकी आयु के बीच में ना 5 वर्ष का डिफरेंस है। कहीं पर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ, देखिए बीना अनिल से बड़ी है, ये अनिल है और ये बीना है, दोनों में 5 साल का डिफरेंस है। बीना अनिल से बड़ी है, अगर ये x होगा ना सर तो ये x + 5 साल होगा। ठीक है, इतना ओके। अनिल के पिता हैं दिनेश, अनिल के पिता दिनेश, और दिनेश की जो आयु है वो अनिल की आयु का 3 गुना है, यानी कि 3x। आगे
बीना की आयु उसकी बहन चारू का डबल है। ये जो x+5 है ना वो डबल है। बीना जो है वो बहन का डबल है चारू का। इसका मतलब है कि जो चारू का एज है वो बीना से आधा होगा, हाफ होगा। बस अब लास्ट में है कि दिनेश और चारू के एज में 45 का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस निकालिए, दिनेश और चारू। 3x माइनस x+5/2। ध्यान से समझिएगा, अंतर कितने का दिया हुआ है? 45 का। एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3x। 3x में से x जाएगा 5x, माइनस और प्लस माइनस 5 बराबर 45 दूना का 90। ठीक है इतना? 5x माइनस 5 बराबर 90। अब ये जो -5 है बराबर के उधर जाएगा तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना सर 95। ये कट गया कितना बार में? 19 बार में। x का वैल्यू 19 आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है दिनेश और चारू दोनों का वर्तमान एज। चलिए दिनेश का कितना हो जाएगा? 19 या 57 होगा ना। चारू कितने वर्ष की है? 19 और 5 24 का आधा 12। हमसे दोनों का सम पूछा जा रहा है। ये हो गया हमारा आंसर 69। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया? फर्स्ट वाला, पहला वाला। ठीक है, तो इस तरह के सवाल के लिए भी हम लोगों को तैयार होना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल ट्रिक से बन जाए, सारे के सारे सवाल शॉर्ट में हो जाए, है ना। बिल्कुल, कुछ सवाल जो है वो लॉन्ग भी जाते हैं, तो इस तरह के सवाल के लिए भी तैयार रहिए। क्लियर? एक सवाल और है, मेंस 2024 का पूछा हुआ। P और Q 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। P का स्पीड आपके सामने है 12 किलोमीटर पर आवर। P का स्पीड हम लोग यहाँ से निकालते हैं। P का समय बराबर क्या होगा आप बताइए। 400 मीटर जाना है P को, जब वो 12 के स्पीड से जाएगा तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार। ठीक है, 5 दूना 10, 10 से 10 कट गया। समझिएगा बात को। P को जो 400 मीटर तय करने में जो समय लगा है वो 120 सेकंड लगा है। अब क्या है कि P Q को 20 मीटर का बढ़त देता है, यानी कि P तो पूरा दौड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 400 मीटर, लेकिन Q जो है वो 20 मीटर बढ़त लिए हुए हैं। यानी Q जो है, Q की चाल पूछी जा रही है ना हम लोग से। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे आप? दूरी बटा समय। कितना दूरी तय करना है? तो आप कहेंगे सर 380, जो कि 20 मीटर का बढ़त है। समय कितना लगेगा सो समझिए। जब 20 मीटर का बढ़त मिलता है फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है, यानी कि P को लग रहा है 120 सेकंड, तो Q को 13 सेकंड ज़्यादा लगेगा, यानी कि क्लियर 133 सेकंड। ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, है ना। 18/5 से मल्टीप्लाई होगा, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं सो समझिएगा। 19 से ये कटेगा 7 बार में, 19 से कटेगा ये 20 बार में, 5 से कटेगा ये 4 बार में। क्लियर? 18 × 72/7। क्लियर है बॉस? पूर्णांक में तोड़ेंगे इसको तो 10.2/7 किलोमीटर हो गई, यानी कि कंफर्म है 10 पॉइंट समथिंग तो जाएगा। क्लियर? 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। देखिए बात को समझिए, 2/7 है और 1/5 है ना। 1/5 नहीं कहिए, 1/2 कहिए, 1/2। समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर है कि नहीं। अगर ये 2/7 जो है वो 1/2 से बड़ा होगा तब हमारा आंसर यहाँ होगा, जो कि ये 10.87 है।
0.5 से ज़्यादा है। जब हम क्रॉस करेंगे ना तो देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और 7 एकम 7, इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ये वाला वैल्यू हाफ है और ये वाला जो वैल्यू है वो हाफ से भी छोटा है, 0.5 से छोटा है। तो 0.5 से छोटा तो कहाँ जाइएगा, 10.29। 0.5 से बड़ा रहता तब ना 10.87 जाता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10.29 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना सा आंसर है। रेस का ये सवाल था। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप सच में इस तरीके से सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में कुछ बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम प्लस ICS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल पे जाएं, वहाँ से PDF डाउनलोड करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, है ना। लगातार हम PDF वगैरह जो है वो उस पर अपलोड करते रहेंगे, बाकी वीडियो तो आते ही रहता है रेगुलर। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।